प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की फिजिकल केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत रेडियो एक्टिविटी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपके यूनिट 4 में न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी के टॉपिक के अंतर्गत आता है। इसको सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरेल ने 1852 से 1908 के बीच में, जिनका जन्म और मृत्यु का समय था, उन्होंने 1896 के अंदर की थी। उन्होंने देखा कि यूरेनियम साल्ट एक प्रकार की रेडिएशंस को लगातार उत्सर्जित करते रहते हैं और वह रेडिएशंस या वह विकिरण हवा को आयोनाइज करने में सक्षम होते हैं। उनकी स्टडी या उनके अध्ययन के अंतर्गत जब वो फास्फोरोसेंस का अध्ययन कर रहे थे तो 1896 में उन्होंने देखा कि यूरेनियम नामक तत्व अंधेरे में रखने पर जो है वो, यदि फोटोग्राफिक प्लेट में यदि उसे लपेटा हुआ हो तो भी वो चमकता है। और उन्होंने देखा कि इस मिनरल के अंदर से एक नई प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती हैं और इसको उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया। रेडियो एक्टिविटी का मतलब है ऑटोमेटिक इमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी अस्थायी नाभिकों का गुण है। रेडियो एक्टिविटी अस्थायी नाभिकों के द्वारा विकिरणों का उत्सर्जन करके स्थायी नाभिकों में परिवर्तन होना रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। तो रेडियो एक्टिविटी में सबसे पहला योगदान बैकरेल का था। कुछ समय पश्चात मैरी क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी दोनों ने दो पहले से अज्ञात रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की, जो कि पोलोनियम और रेडियम के नाम से जाने जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी फिजिकल टेस्टिंग और रासायनिक गुणों से अप्रभावित रहती है। इसमें देखा गया कि जो रेडिएशन एटम में से आ रहे हैं वो उसके खुद के नाभिक का गुण है और वो इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन से या उससे प्रभावित नहीं होता, या केमिकल रिएक्शन और फिजिकल टेस्टिंग से रेडियो एक्टिविटी का गुण भौतिक अवस्था से, इन सब बातों से प्रभावित नहीं होता। और यहाँ पर ये अस्थायी नाभिक जैसे जैसे विकिरणों को उत्सर्जित करता जाता है वैसे वैसे ये अस्थायी नाभिक खत्म होता जाता है या उसकी मात्रा कम होती जाती है। रेडियो एक्टिविटी के खोज के बारे में 1898 में रदरफोर्ड ने अध्ययन करना प्रारंभ किया और उन्होंने अध्ययन करने पर देखा कि इसमें बहुत से प्रकार की विकिरणों का उत्सर्जन होता है। इससे पूर्व हम आपको बताना चाहेंगे कि रेडियो एक्टिविटी दो प्रकार की होती है। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी, जब अस्थायी नाभिकों के द्वारा स्वतः विघटित होकर के विभिन्न विकिरणों का उत्सर्जन होता है तो उसे प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कृत्रिम विधि से स्थायी नाभिकों का ऐसे अस्थायी नाभिकों में परिवर्तन जिनमें रेडियो एक्टिव गुण उपस्थित हों, उन्हें हम कृत्रिम रेडियो एक्टिवता कहते हैं और इसे हम न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन भी कहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ का गुण है। रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3 प्रकार की विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया था। इन कणों को हम अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण कहते हैं। अल्फा कण वास्तव में द्विधनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं जो एल्यूमिनियम की 0.1 मिलीमीटर मोटी पन्नी से
रुक जाते हैं। इनका वेग प्रकाश के वेग का लगभग 10वां भाग होता है। ये गैसों को में से गुजारने पर गैसों का इलेक्ट्रॉन निकालकर उनका आयनन कर देते हैं। इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होने पर ये जिंक सल्फाइड प्लेट पर फ्लोरोसेंस या प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। अल्फा कण मीन्स अल्फा कण इज ए पॉजिटिवली चार्ज हीलियम +2 आयन। ये पीस ऑफ पेपर को पेनिट्रेट कर सकते हैं। बीटा कण वास्तव में उच्च आवेश या उच्च वेग वाले ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन हैं जो नाभिक में उत्सर्जित होते हैं। इनका वेग अल्फा किरणों की तुलना में 10 गुना अधिक होता है। इनकी भेदन क्षमता अल्फा किरणों से अधिक होने के कारण इनको एल्यूमिनियम की 1 मिलीमीटर मोटी चद्दर से रोका जा सकता है। इनकी आयनीकरण की क्षमता भी अल्फा कणों से कम होती है। गामा विकिरण न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, परंतु इनकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और वस्तुतः विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं। इनकी तरंग दैर्ध्य एक्स किरणों से कम होती है और ये सबसे अधिक भेदन क्षमता वाली विकिरण होती हैं। अतः इनको हार्ड रेस का नाम भी दिया जाता है। गामा किरणें गैसों में आयनन कम या नगण्य सा प्रभाव ही उत्पन्न करती हैं। इनकी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करने की क्षमता भी कम होती है। इस तरह से यदि हम रेडिएशंस के प्रकार की बात करते हैं तो हमारे 3 प्रकार के रेडिएशंस होते हैं, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। अल्फा रे द्विधनावेशित हीलियम नाभिक, बीटा रे इलेक्ट्रॉन created within the nucleus, and gamma ray high energy photons. High energy photons, it means packet of energy. तो इस तरह से हमारा जो रेडिएशंस के प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अल्फा डिके की। अल्फा डिके में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन का लॉस होता है, यानी द्रव्यमान संख्या में 4 की हानि होती है। तो इस तरह से यदि हम इसका उदाहरण लेते हैं तो हीलियम न्यूक्लियस चेंजेस द एटम। फॉर एग्जाम्पल रेडियम 88-226 is converted into radon 86-222 plus giving alpha particle. रेडियम मास नंबर 226 है और जैसे ही इसमें से अल्फा कण निकलता है इट मीन्स उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है और मास नंबर में 4 की कमी आती है और इस प्रकार एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने के पश्चात रेडॉन का निर्माण होता है। तो इस तरह से रेडियम रेडॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अल्फा कणों की यदि हम बात करें तो अल्फा कण occurs because the strong nuclear force is unable to hold very large nuclei together. अल्फा डिके कब होता है? जबकि इतने बड़े नाभिक को थोड़ी सी न्यूक्लियर फोर्स डिके करने में योग्य नहीं होती। इलेक्ट्रिकल रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स ऑफ द न्यूक्लियाई pushes apart and can over much large distance than the strong nuclear forces. न्यूक्लियर फोर्सेस से बहुत अधिक दूरी पर इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रॉन रिपल्शन प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन के बीच का कम होता है और ज़्यादा दूरी के कारण वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधे हुए ना होते।
Since the strong nuclear force can only act on particles direct beside each other, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो जो पार्टिकल उसके चारों तरफ हैं वो उन्हीं पर ही प्रभाव दिखाता है और इलेक्ट्रिकल रिपल्शन overpowers the string nuclear force and pushes the nucleons apart. जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसको वो ओवरकम कर लेता है और न्यूक्लियॉन्स को उससे बाहर धकेल देता है। इस कारण से उसके अंदर अल्फा उत्सर्जन होता है। ऐसे केस में अल्फा उत्सर्जन होने के पश्चात नाभिक के द्रव्यमान में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। अब हम बात करें बीटा उत्सर्जन की। जब भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉनों में परिवर्तित होता है तब नाभिक में बीटा उत्सर्जन होता है। फॉर एग्जाम्पल 6 कार्बन 14 गिव्स 7 नाइट्रोजन 14 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। सेकेंड एग्जाम्पल है 13 एल्यूमिनियम 29 गिव्स 14 सिलिकॉन 29 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 न्यूट्रिनो। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन और एक न्यूट्रिनो पार्टिकल का उत्सर्जन होता है और जिसे हम बीटा रेस कहते हैं। नो न्यूक्लियॉन्स आर लॉस्ट, और इसमें नाभिक का जो है किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता, कोई भी न्यूक्लियॉन का लॉस नहीं होता है इसके अंदर। एंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर्स आर द सेम इन द डॉटर न्यूक्लियस एज इन द पेरेंट न्यूक्लियस। With the loss of an electron, the nucleus must have an extra positive charge. So, in the case of number of protons 7, which is nitrogen. बीटा डिके के लिए इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन बीटा डिके इज नॉट एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा क्रिएट किया हुआ होता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बीटा डीके में निकला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक शेल वाला नहीं होता है। वन ऑफ द न्यूक्लियॉन चेंजेस टू अ प्रोटॉन, एक न्यूक्लियॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है एंड इन दिस प्रोसेस टू कंजर्व चार्ज थ्रो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक न्यूक्लियर प्रोटॉन में न्यूट्रॉन अंडरगो चेंज टू ए प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को वो बाहर फेंक देता है। तो इस तरह से बीटा रेस का नाभिक से ही इमिशन होता है। द पार्टिकल आर रेफर्ड टू एज बीटा पार्टिकल, और ये पार्टिकल क्या कहलाता है? बीटा पार्टिकल कहलाता है। और हमें इसमें और बाहर के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस समझना है कि इसमें निकलने वाला न्यूट्रॉन जो है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से निकलता है, न कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से, जैसा कि रासायनिक अभिक्रिया में होता है। बीटा डीके में वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं और उनका एक क्रूशियल रोल होता है। Neutrino interacts with matter only via a weak force, which is why it is so hard to detect. मतलब न्यूट्रॉन जो रिएक्ट करता है, न्यूट्रिनो जो मैटर से रिएक्ट करता है वो बहुत ही वीक फोर्स होती हैं और इस कारण से उसको डिटेक्ट करना बहुत ही हार्ड होता है या बहुत ही मुश्किल होता है। अब हम बात करते हैं गामा रेज की। गामा रेज या गामा रेडिएशंस किसी भी नाभिकीय परिवर्तन के पश्चात न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन अपने सबसे स्थायी अवस्था में नहीं रह पाते हैं। जो पुत्री नाभिक हैं वो उच्च ऊर्जा वाली उत्तेजित अवस्था में होते हैं। न्यूक्लियॉन शीघ्रता से जमकर संतति नाभिक या पुत्री नाभिक की ऊर्जा में कमी करते हैं। इससे 0.1 से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन के लगभग ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों कम तरंग दैर्ध्य के रूप में मुक्त होती है, जिससे गामा विकिरण कहा जाता है।
तो गामा रे कम्स फ्रॉम द, इट मीन्स गामा रेज are photons having very high energies. The decay of nucleus by the emission of gamma rays is much like the emission of photons by excited electrons. Gamma rays come from the excited nucleus that is trying to get back into ground state. और गामा रेज में न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, or either from the collision or with another particle, or because it is the nucleus left over from the previous radioactive decay. तो इस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं 6 कार्बन 12 gives 6 कार्बन 12 प्लस गामा रेज, यानी पहले नाभिक एक्साइटेड स्टेट में गया और जाने के बाद जब वो ग्राउंड स्टेट में आया तो उसने गामा रे का उत्सर्जन किया. द न्यूक्लियस इज सेड टू बी metastable state is called the isomer. The nucleus can also return to its ground state by the process it is called as internal conversion. So we can say that in internal conversion process, excited particle comes to ground state by the loss of energy. And this loss of energy takes place in form of gamma rays. तो जो इंटरनल कन्वर्जन की प्रोसेस होती है उसमें गामा रे का इमिशन होता है और नाभिक इंटरेक्शन के पश्चात नाभिक इलेक्ट्रॉन और एनर्जी के लॉस होने के बाद वो ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं. वाइल गामा रेज कम फ्रॉम न्यूक्लियर प्रोसेस, और गामा रे जो है वो नाभिकीय प्रोसेस के द्वारा निकलती हैं. तो गामा रेज जो निकल रही हैं वो नाभिकीय प्रोसेस से निकलती हैं, जबकि एक्स रेज कहाँ से निकलती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन से निकलती हैं. तो इस तरह से आज हमने आपको न्यूक्लियस के नाभिकीय विखंडन और रेडियो में कौन कौन से प्रकार के विकिरण निकलते हैं उसके बारे में आपको बताया. धन्यवाद.